नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कल के सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था राजस्थान के रीति रिवाज जो हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो 16 संस्कार थे उन सभी के बारे में जो नाम हम लोगों ने पढ़े थे, 16 संस्कारों के बारे में पूरी जो डेफिनेशन थी या फिर कौन सा संस्कार कब किया जाता है, ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी। और संस्कारों का जो नाम है वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो बन सकते हैं, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाया था। और अगर आप लोगों ने रिवीजन उसको एक बार रिवाइज कर लिया है तो आपको आप उसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर आज हम वीडियो पार्ट सेकंड है जो कि आप सभी के लिए लेकर के हैं। जो कुछ मटेरियल हमारे हम कह सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित जो बचा था उनके बारे में आज चर्चा करते हैं, क्योंकि जो क्लास का समय वो कल पूरा हो गया था इसलिए। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपके जन्म से संबंधित रीति रिवाज, ठीक है। जन्म से संबंधित रीति रिवाज को शुरू करते हैं, उसके बाद में कहाँ तक हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि फिर जो हमारे दूसरे टीचर्स हैं उनके भी क्लास रहती है, इसलिए उनको समय के साथ बोर्ड को छोड़ना पड़ता है। अब आज आप हेडिंग लगाए जन्म से संबंधित रीति रिवाज। जन्म से संबंधित रीति रिवाज। जन्म से संबंधित रीति रिवाज, ठीक है। इसमें पहले एक नंबर हेडिंग लगा के लिखे, नंबर लगाए, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, 8वां पूजन। 8वां पूजन पहले लिखिए आप, 8वां पूजन। 8वां पूजन क्या होता है? देखिए, जब शिशु गर्भ में 8 महीने का हो जाता है, 9वां महीना उसका लास्ट होता है, 9वें महीने के अंदर जन्म लेता है, तो या फिर 9 महीना पूरा होने के बाद में लेता है तो शिशु जब गर्भ में 8 महीने का हो जाता है, तब गर्भ में, यानी हम कह सकते हैं जब गर्भ में शिशु है जो कि 8 महीने का हो जाता है, तब घर के अंदर, तब घर में एक पूजा पाठ करवाया जाता है, एक उत्सव जो मनाया जाता है, उससे ही क्या कहा जाता है, 8वां पूजन कहा जाता है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा डेफिनेशन आपको याद रखने वाली बात है नहीं, लिख दीजिए। जब शिशु गर्भ में 8 वर्ष का हो जाता है या होता है, तब घर में एक उत्सव मनाया जाता है। तब घर पर या फिर घर में एक उत्सव, घर में उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, 8वां पूजन कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना सभी को? तो इससे ही 8वां पूजन कहा जाता है। फिर एक आता है जन्मोत्सव। कौन सी रीति रिवाज के अंदर हम बात करें, जन्म से संबंधित रीति रिवाज के अंदर एक आता है उत्सव जो मनाया जाता है, जन्मोत्सव, यानी शिशु का जो जन्म होता है उस समय मनाया जाने वाला एक उत्सव जो जन्म से संबंधित, जिसमें गीत गाए जाते हैं, जैसे जच्चा गीत है, होलर गीत है, हालरियो गीत है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जब जन्म होने के बाद में जब नाम निकाला जाता है तो उस समय उस जो महिला को, जिसके बच्चा हो, तो उसको हम कह सकते हैं पल्ला पकड़ के किसी
देवर या फिर जेठ के लड़के के द्वारा उसको बाहर जो आंगन होता है घर का, उस पे बाजोट पे या फिर पाटे पे जो बिठाया जाता है, उस टाइम भी एक गीत गाया जाता है, जच्चा गीत, और होलर गीत भी गाया जाता है, हालरियो गीत भी गाया जाता है। और पुत्र के जन्म के समय क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। पुत्र के जन्म के समय थाली बजाई जाती है। और जब पुत्री का जन्म होता है तो छाजड़ा बजाया जाता है, छाजड़ा बजाया जाता है। और सूप बजाई जाती है। सूप यानी वो होती है ना कूटने वाली उखली, क्या बोलते हैं उसको, वो बजाई जाती है। क्योंकि ऐसे माना जाता है कि, कहा जाता है कि उस वक्त के बजाने से कि घर में काम करने वाली आई है ना, ऐसा एक प्रतीक या फिर सूचक हम कह सकते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो उसके समय में क्या किया जाता है, यानी जन्म के समय शिशु को जन्म घुट्टी दी जाती है। क्या, जिसे गुटकी देना भी कहा जाता है। तो उसकी नानी भी दे सकते हैं, नाना देता है, या फिर उसके मम्मी पापा देते हैं, मामा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गुटकी देना भी कहा जाता है। और उसके बाद में जब वो बच्चा आपके मामा की तरफ हरकत करता है, या फिर उसकी जैसे हरकत के मतलब आप ये से भी समझ सकते हैं कि जैसे मामा किसी भी काम में मेहनत करते हैं तो वो भी उसी तरह करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसको गुट्टी किसकी दी हुई है, मामा की, बोला तभी तो ये उसके जैसे ढल गया ना। तो लिखिए इसके अंदर, फिर जच्चा गीत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपका मन अच्छे से लग जाए। जन्मोत्सव, एक 2 नंबर लगा के लिखिए, जन्मोत्सव। जन्मोत्सव, इसमें लिखिए शिशु के जन्म के समय मनाए जाने वाला उत्सव, शिशु के जन्म के समय मनाया जाने वाला उत्सव जिसमें या फिर जिनमें हम कह सकते हैं जन्म से संबंधित गीत गाए जाते हैं। जन्म से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं भाई? जैसे जच्चा गीत, होल्लर गीत, होल्लर गीत, हालरियो गीत, हालरियो गीत। तो लिखे जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन कौन से गीत होते हैं? एक तो जच्चा गीत होता है, एक होल्लर गीत होता है, एक होता है आपके हालरियो गीत। तो ये गीत जब जन्म होता है बच्चे का तो एक उत्सव जो मनाया जाता है, जन्मोत्सव जिसे कहते हैं, तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। तो आगे और लिखते हैं कि पुत्र जन्म के समय जो थाली बजाई जाती है, और पुत्री जन्म के समय क्या बजाई जाती है? छाजड़ा। पुत्र जन्म के समय बजाई जाती है, और पुत्री जन्म के समय पुत्री जन्म के समय छाजड़ा या सूप बजाई जाती है, सूप बजाई जाती है। लिखे
पुत्री जन्म के समय है जो कि छाजड़ा या शुभ बजाई जाती है। और जन्म के समय शिशु को जन्म गुट्टी दी जाती है, जिसे गुटकी देना भी कहा जाता है। जन्म के समय शिशु को जन्म गुट्टी दी जाती है, जन्म गुट्टी दी जाती है। जिसे क्या कहा जाता है? गुटकी देना भी कहा जाता है। गुटकी देना भी कहा जाता है ना। तो लिख लिए यहाँ तक, फिर हम बात कर लेते हैं वापस उसके बारे में, जच्चा गीत के बारे में। और एक लिख दीजिए आप, जामना या फिर उसे कोथड़ा भी कहा जाता है, यानी प्रथम जो प्रसव होता है, प्रथम प्रसव के बाद में पीहर पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले जो उपहार होते हैं, जब पहला जो बच्चा होता है महिला के, तो उस समय जो हम कह सकते हैं उसके परिवार वालों के द्वारा है, जो कि वहाँ से पीहर पक्ष जो होता है वहाँ से कुछ उपहार भेजे जाते हैं उसी महिला के लिए। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जामना या फिर कोथला कहा जाता है। तो एक दो लाइन इसके अंदर ये लिखिए, जामना कोथला। प्रथम प्रसव के बाद यानी हम कह सकते हैं जो प्रथम जब शिशु पहला जो होता है, हम कह सकते हैं प्रथम प्रसव के बाद लिखिए पहले, बाद पीहर पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले उपहार, भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? जामना कहलाते हैं। फिर लिखे नहाण। नहाण क्या होती है? प्रसव के बाद महिला द्वारा किया जाने वाला प्रथम स्नान क्या कहा जाता है? नहाण कहलाता है। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कौन सा गीत? जच्चा गीत, है ना। कैसे गाते हैं? एक लाइन मुझे भी आती है। पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा पाटे पर बैठी, पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा पाटे पर बैठी, पाड़ोसन निजर ले गावे गाडा मारू जी, पीड़ो रेंगायो। ठीक है, तो चलो अब आगे लिखते हैं। हेडिंग लगाए, नहाण। क्या होता है नहाण? यानी शिशु जन्म के बाद या फिर लिखे प्रसव के बाद, जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद में महिला द्वारा किया जाने वाला पहला स्नान। प्रसव के बाद महिला द्वारा किया जाने वाला पहला स्नान। पहला स्नान। ठीक है, तो पहला जो स्नान है वो क्या कहलाता है? नहाण कहलाता है। कैसा पहला स्नान? जब महिला पहला जन्म होती है तब नहीं, उसने जब बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद में जब वह पहली बार
खुद नहाती है, तो उसे है जो कि क्या कहा जाता है, नाहन कहा जाता है। फिर आता है एक आपके सतवाड़ा, क्या कहा जाता है, सतवाड़ा के बारे में बात करते हैं। तो महिला के द्वारा बच्चे जन्म के प्रसव जन्म के बाद में हम कह सकते हैं 7वें दिन किया जाने वाला स्नान, महिला द्वारा 7वें दिन किया जाने वाला स्नान, यानी बच्चे के जन्म के 7वें दिन जो कि किया जाने वाला स्नान सतवाड़ा कहलाता है। लिखिए सतवाड़ा। महिला द्वारा 7वें दिन किया जाने वाला स्नान, महिला द्वारा प्रसव जन्म के 7वें दिन बाद, 7वें दिन बाद, या फिर प्रसव जन्म के 7वें दिन, 7वें दिन किया जाने वाला स्नान, जाने वाला स्नान क्या कहलाता है, सतवाड़ा कहलाता है। उसके बाद में लिखिए आप आख्या पूजन, हेडिंग लगाए फिर समझते हैं। आख्या पूजन, ठीक है। आख्या पूजन क्या होता है, देखिए इसके अंदर बात करते हैं शिशु के जन्म के 8वें दिन, शिशु के जन्म के 8वें दिन जो बहन बेटियां क्या करती है, घर के अंदर जो आंगन होता है उसमें मांगलिक चित्र बनाती हैं और पूजा करती हैं। और हम कह सकते हैं पुत्र जन्म जब होता है, पुत्र का जन्म होता है, लड़का जब जन्म होता है, तब तो वहां पे स्वस्तिक या फिर हम कह सकते हैं जो शाक्य होता है। शाक्य कैसे बनता है भाई, सही बनाया मैंने या फिर उल्टा बना दिया, सही बनाया, क्योंकि ये इसका जो मुंह होता है ये लेफ्ट साइड होता है इससे, और बहुत बार हमने देखा है कि इसको उल्टा बना देते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे बना देते हैं ना, ये उल्टा है, वैसे देखने पे पता चल जाता है लेकिन सभी को नहीं चलता। तो इसमें क्या करते हैं, जो घर के आंगन पर जो कई सारे जो मांगलिक चित्र बनाते हैं, और जब पुत्र जन्म होता है तब तो स्वस्तिक भी कहते हैं इसे, और शाक्या कहा जाता है, इसका चित्र बनाते हैं, शाक्या बनाया जाता है, जिसे विजय का प्रतीक और राजतंत्र का सूचक माना जाता है, किसको, शाक्या को। तो लिखिए आख्या पूजन के अंदर शिशु के जन्म के 8वें दिन घर की बहन बेटियां शिशु के जन्म के बाद 8वें दिन बहन बेटियां घर के आंगन में मांगलिक चित्र बना के पूजा करती है। लिखिए शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद 8वें दिन घर की बहन बेटियां घर के आंगन में, बहन बेटियां घर के आंगन में क्या करती है, घर के आंगन में मांगलिक चित्र बनाकर पूजा करती है। इसे ही आख्या पूजन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आख्या पूजन कहा जाता है। और लिखिए पुत्र जन्म पर स्वस्तिक, पुत्र जन्म पर स्वस्तिक या शाक्या बनाया जाता है,
जो किसका सूचक है? राजतंत्र का सूचक है। जो विजय का प्रतीक, जो विजय का प्रतीक होता है वह राजतंत्र का सूचक होता है। विजय का प्रतीक शाक्य किसका प्रतीक होता है? विजय का प्रतीक होता है और राजतंत्र का सूचक माना जाता है। विजय का प्रतीक और राजतंत्र का सूचक माना जाता है। अब लिखो फटाफट से लिखो। लिख लिया क्या? इसके बाद में लिखो एक मारवाड़ की तरफ वैसे ये प्रचलित एक रस्म है और अमूमन तौर पे सभी जगह मानी जाती है। वैसे कहा जाता है कि मारवाड़ के दशोटन लिखे, मारवाड़ की प्रचलित रस्म समझी। जिसमें क्या किया जाता है? ये एक मारवाड़ की प्रचलित रस्म है जिसमें बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है और उसके बाद में है जो कि यानी कहा जाता है कि सूतक निकाला जाता है बस, जिसे ही आपके दशोटन कहा जाता है। और उस दिन हम कह सकते हैं जो नामकरण जो किया जाता है दशोटन, उस दिन क्या करते हैं, जो महिला होती है जिसके बच्चा जन्म हुआ है उस दिन उसके पीहर पक्ष से है जो कि क्या करते हैं, उनके लिए पहरावणी वगैरह वो ले करके आते हैं, वस्त्र लेके आते हैं और इनके ससुराल के परिवार वालों के लिए वस्त्र लेकर के आते हैं। और जो लड़का हुआ है उसके हम कह सकते हैं हाथों के अंदर कुछ आभूषण वगैरह, वो जो चांदी के कड़े वगैरह होते हैं तो वो लेकर के आते हैं। ऐसा करके यहाँ पे थोड़ा एक फंक्शन के रूप में मनाते हैं, दशोटन जिसे कहा जाता है। तो लिखिए, मारवाड़ में प्रचलित रस्म जिसमें बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन मारवाड़ में प्रचलित रस्म मारवाड़ में प्रचलित रस्म जिसमें बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन घर का शुद्धिकरण किया जाता है, सूतक निकाला जाता है, घर का शुद्धिकरण किया जाता है। किया जाता है, सूतक निकाला जाता है, सूतक निकाला जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही दशोटन कहा जाता है। फिर अब लिखिए जलवा पूजन, कुआं पूजन भी कहते हैं, जलवा पूजन कहा जाता है, पणघट पूजन कहा जाता है। तो लिखिए पहले, उसके बाद में समझते हैं। कुआं पूजन, कुआं पूजन अब लिख करके लिखिए इसे
जलवा पूजन भी कहा जाता है, या फिर इसे पनघट पूजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब डेस करके इसके अंदर आपको लिखना है। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, पनघट पूजन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। कि जन्म के कुछ दिन बाद, जन्म के कुछ दिन बाद है जो कि जच्चा जो होती है, जच्चा कौन होती है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है। प्रसव जो महिला होती है, प्रसव की माँ है ना, बच्चे की माँ, तो वो जच्चा जो होती है उनको घर के पास, घर के निकट स्थित जो जल स्रोत होता है उस पे ले जाया जाता है और उसकी पूजा करवाई जाती है, जिससे ही आपके कुआं पूजन है जो कि कहा जाता है, जड़वा पूजन भी हम कह सकते हैं। लिखिए, जन्म के कुछ समय बाद, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद जच्चा द्वारा घर के पास स्थित जल स्रोत जच्चा द्वारा घर के पास स्थित जल स्रोत पर क्या डेफिनेशन सही बन रही है क्या? कैसे लिख सकते हैं? जच्चा को घर के पास स्थित जल स्रोत पर ले जाया जाता है, वहां पूजा की जाती है, फिर जच्चा द्वारा घर के पास स्थित जल स्रोत की पूजा की जाती है। ठीक है, की पूजा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पनघट पूजन या जलवा पूजन या फिर कुआं पूजन कहा जाता है। जल स्रोत की पूजा करवाई जाती है, कैसे भी लिख सकते हैं। उसको ले जाया जाता है जच्चा को। लिखिए इतना, और उसके बाद में एक लिखते हैं अपन ढूंढोत्सव, होली के अवसर पे मनाया जाने वाला उत्सव। ढूंढ बंटाना सुना आपने कभी? ढूंढोत्सव होली के अवसर पे मनाया जाने वाला उत्सव लिख दीजिए इसके अंदर। ढूंढोत्सव होली के अवसर पे मनाया जाने वाला उत्सव। होली के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। होली के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? ढूंढो उत्सव कहलाता है। तो यहाँ तक है जो कि हमारे जन्म से संबंधित रीति रिवाज है वो पूरे हो जाते हैं। ढूंढोत्सव हो गया, समझ में आ गया आपको। कुआं पूजन हो गया, दशोटन हो गया, और आपका है जो कि कौन सा हो जाएगा? नहान हो गया, और सतवाड़ा हो गया, आख्या पूजन है। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? जामना कोथला भी पढ़ लिया था, और जन्मोत्सव पढ़ लिया था। 8वां पूजन जो शुरू में हम लोगों ने है जो कि पढ़ा था। अब क्या करते हैं? जन्म के बाद मृत्यु तो सीधा पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ते हैं विवाह से संबंधित रीति रिवाज। लगाए हेडिंग लगाए, विवाह से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज जो होती है वो लिख लेते हैं।
विवाह से संबंधित रीति रिवाज। ठीक है, कॉल आ रहा है, 1 मिनट। कॉल आ रहा था। चलो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज हैं उसके अंदर कौन कौन से जो रीति रिवाज है उसे किस प्रकार से है जो कि समझा जा सकता है, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर उसको घुमा फिरा के अगर प्रश्न भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले जो विवाह से संबंधित, जब विवाह का हम कह सकते हैं, विवाह जब रचाया जाता है, विवाह जब किया जाता है, तो उससे पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी दो लोगों के बीच में जो संबंध बनाया जाता है, दो लोगों को जोड़ा जाता है विवाह की इस गांठ के अंदर, तो उसमें सबसे पहले किया जाता है सगाई, या फिर जिसे रोका भी कहा जाता है। तो लिखिए 1 नंबर पे, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, पहले लिखे आप सगाई ऑब्लिक रोका। ठीक है, सगाई कह सकते हैं या फिर इसे रोका भी कहा जाता है। तो सगाई रोका क्या होता है, यानी लड़का या लड़की को विवाह के लिए रोकना क्या कहलाता है, सगाई। यानी सगाई का अर्थ ये होता है कि सगाई जब कर दी जाती है तो मतलब उस लड़की को और उधर उस लड़के को रोक दिया जाता है कि इसकी जो सगाई है अब किसी दूसरे के साथ नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद में चाहे विवाह 2 वर्ष बाद करें, 12 महीने बाद करें, 1 वर्ष है ना, या फिर 6 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, कभी भी कर सकते हैं, चाहे 5 वर्ष भी नए करें, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं रिजर्व हो जाता है, सेव हो जाता है कि भाई ये इसी के साथ में इसका विवाह होने वाला है। इसे ही सगाई या फिर रोका कहा जाता है। और वर्तमान में तो क्या है, कल सगाई करके आते और दूसरे दिन विवाह कर देते हैं ना, दूसरे दिन विवाह कर देते हैं। तो इसमें लिखे लड़का या लड़की को विवाह के लिए रोकना। लड़का या लड़की को विवाह के लिए रोकना। रोकना क्या कहलाता है, विवाह के लिए रोकना क्या कहलाता है, लड़का या लड़की को विवाह के लिए रोकना ही क्या कहलाता है, सगाई कहलाता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं टीका रस्म। टीका कब किया जाता है, सगाई के समय वधू को, यानी वधू के जो पिता होते हैं वो वर जो होता है यानी लड़के को उपहार दिए जाते हैं, उनके द्वारा लड़के को उपहार दिए जाते हैं, और एक हाथ में नारियल दिया जाता है, कुछ उस पे पैसे बंधे होते हैं, तो उसे नारियल देना भी कहा जाता है। तो लिखिए टीका रस्म। टीका रस्म आपने ये पूर्ण कर ली होगी, टीका रस्म। सगाई के समय वधू के पिता द्वारा सगाई के समय वधू के पिता द्वारा वर को, या फिर सीधा लिखे वधू के पिता द्वारा लड़के को कुछ उपहार दिए जाते हैं, कुछ उपहार दिए जाते हैं। इसे नारियल देना भी कहा जाता है, इसे नारियल देना भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, देना भी कहा जाता है। ठीक है,
और उसके बाद में हम समझते हैं चिकनी कोथली किसे कहा जाता है, यानी सगाई के बाद में जब वर पक्ष के द्वारा वधू को भेजे जाने वाले जो उपहार होते हैं उसे ही चिकनी कोथली कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आती है आपकी पीली कोथली। तो पीली कोथली क्या होती है, जो कुंकु पत्री होती है, जो शादी का कार्ड होता है, यानी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, विवाह का जो शुभ मुहूर्त लिखा हुआ वह पत्र या फिर वह पत्रिका जो वधु पक्ष के द्वारा ब्राह्मण के साथ, वर्तमान समय में ऐसा कुछ किया नहीं जाता है, लेकिन प्राचीन जमाने की हम बात कर सकते हैं, जो कि हमारे इतिहास से संबंधित जो तथ्यों के अंदर जो जुड़ी हुई है, यानी ब्राह्मण के साथ में वो कार्ड है जो कि भेजा जाता है वर पक्ष के द्वारा है, जो कि इसे जब स्वीकार कर लिया जाता है तो विवाह की जो तिथि है वो तय मानी जाती है। ठीक है, तो पहले लिखिए चिकनी कोथली, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने अच्छे से। फिर लिखिए चिकनी कोथली, सगाई के बाद वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजे जाने वाले उपहार। लिखे चिकनी कोथली, चिकनी कोथली। सगाई के बाद डैश करके लिखें, सगाई के बाद वर पक्ष द्वारा सगाई के बाद वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए भेजे जाने वाले उपहार, वर पक्ष के वधु पक्ष के लिए भेजे जाने वाले उपहार, भेजे जाने वाले उपहार। फिर लिखते हैं पीली कोथली, पीला चावल मान लो, पीली कोथली। इसमें लिखे शुभ मुहूर्त लिखा हुआ वह पत्र या पत्रिका, शुभ मुहूर्त लिखा हुआ, विवाह का शुभ मुहूर्त लिखा हुआ वह पत्र या पत्रिका जो वधु पक्ष द्वारा ब्राह्मण के साथ में भेजी जाती है, वर पक्ष के यहाँ भेजी जाती है, और वर पक्ष के यहाँ है जो कि उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तब क्या माना जाता है, विवाह की तिथि तय मानी जाती है। लिखे विवाह का शुभ मुहूर्त लिखा हुआ वह पत्र, शुभ मुहूर्त लिखा हुआ वह पत्र या पत्रिका, पत्र या पत्रिका जो वधु पक्ष द्वारा, जो वधु पक्ष द्वारा किनके यहाँ भेज जाती है, वधु पक्ष द्वारा किसके साथ भेज जाती है, ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण के साथ वर पक्ष के यहाँ भेजी जाती है, वर पक्ष के यहाँ भेजी जाती है, वर पक्ष के यहाँ भेजी जाती है। जब वर पक्ष के यहाँ, जब वर पक्ष के यहाँ स्वीकार करने पर क्या माना जाता है, करने पर विवाह की तिथि तय मानी जाती है, विवाह की तिथि तय मानी जाती है। पहले जब पीली कोथली यानी शुभ मुहूर्त लिखी वह पत्रिका जो वधु पक्ष द्वारा ब्राह्मण के साथ में वर पक्ष के वहां भेजी जाती थी,
और जब उसको स्वीकारा नहीं गया था, मान लीजिए कि उसने अस्वीकार कर दिया कि भाई ये डेट हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फ़ोन वगैरह बात कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या है कि जो सगाई किया हुआ होता था और जब उनको शादी करनी होती थी तो जो लड़के वाले वधु पक्ष वाले क्या करते थे, पीली कौथली यानी जो विवाह का जो परफॉर्मा हम कह सकते हैं कि इस डेट को हम शादी करने वाले हैं, आप क्या मंजूर है क्या, तो वो क्या करते थे ब्राह्मण के साथ में भेजते थे वर पक्ष के वहाँ, तो वहाँ पे अगर उसको स्वीकार लिया गया होता तो वो वापस उनको पता चल जाता कि भाई स्वीकार लिया, ब्राह्मण वापस आता तो उनको बता देता और उस डेट पे है जो कि शादी फिक्स कर दी जाती थी और उस दिन विवाह होना तय हो जाता था। और अस्वीकार करने पे वो है जो कि विवाह उस टाइम नहीं होता था, फिर दोबारा कभी नेक्स्ट टाइम उनको है जो कि और पीली कौथली भेजी जाती थी। ठीक है, जब तक वो स्वीकार नहीं करे तब तक वो पीली कौथली अपने रुकने नहीं देते। ठीक है, और लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। अब लिखते हैं इकताई। इकताई क्या होता है, सुना है कभी? यानी दर्जी के द्वारा शुभ मुहूर्त में वर और वधु के कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। आजकल सब भूल रहे हैं इकताई। इसमें लिखें शुभ मुहूर्त के समय दर्जी द्वारा वर व वधु के कपड़ों का नाप लेना। शुभ मुहूर्त के समय, शुभ मुहूर्त के समय दर्जी द्वारा, शुभ मुहूर्त के समय दर्जी द्वारा वर व वधु के कपड़ों का नाप लेना। कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। फिर लिखते हैं छात। छात क्या होता है? विवाह या हम कह सकते हैं मांगलिक अवसरों पर जो नाई होता है, घर के अंदर जो नाई होता है, नाई का कार्य क्या होता है? जैसे कि परिवार वालों को बुलावा देना है कि भाई आज उसके राती जोगा है तो गीत गाने आना है, आज सभी घर को शीघ्र अनुता है, सभी को फैमिली के सभी को घर वाले जो होते हैं परिवार वालों सभी को आना है, जीमने आना है, जो भी है खाना खाने आना है, क्या क्या है, जो भी ये सारी बातें वहाँ पे है जो कि वो घर घर घूम के है जो कि बताता है। वो जो नाई होता है उसको दिया जाने वाला उपहार या फिर जो नेक होता है उसे छात कहा जाता है। लिखिए, तो ये नाई का काम विवाह के अवसर पे हो सकता है या फिर अन्य कोई भी कार्य हो जो मांगलिक कार्य हो, उसके अंदर है जो कि उसको बुलाया जाता है और वो अपना कार्य करता है, इसलिए उन्हें जो नेक जो दी जाती है उसे क्या कहता है? छात। छात। अब लिखते हैं इसके आगे, विवाह है या मांगलिक अवसर पर नाई को दिया जाने वाला उपहार, दिया जाने वाला उपहार या नेक क्या कहलाता है? छात कहलाता है। क्या कहलाता है? छात कहलाता है। फिर आता है बरी पडला। बरी पडला क्या होता है पता है आपको? बरी पडला यानी जो वर पक्ष की तरफ से जो कपड़े होते हैं, आभूषण होते हैं, ये आदि है जो कि
ये सब खरीदे जाते हैं, जिन्हें यानी हम कह सकते हैं जिन्हें बरी पडला जो कहा जाता है। और जो वधु होती है वो कब उनको पहनती है? फेरों के समय उसको धारण करती है। लिखे बरी पडला। बरी पडला कौन खरीदता है इसको? वर पक्ष वाले खरीदते हैं और बारात के साथ में है जो कि उसको लेकर के जाते हैं। लिखें वर पक्ष की तरफ से कपड़े आभूषण आदि खरीदे जाते हैं। वर पक्ष की तरफ से कपड़े आभूषण आदि खरीदे जाते हैं। उन्हें बरी पडला कहा जाता है। जिन्हें वधु फेरों के समय धारण करती है। जिन्हें वधु फेरों के समय क्या करती है? धारण करती है, पहनती है, धारण करती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है ना? तो लिखो फटाफट से। बरी पडला के बाद में लिखते हैं बिन्नोटा। बिन्नोटा सुना होगा, क्या होता है बिन्नोटा? यानी दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियां होती है उन्हें बिन्नोटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है काफी, नोट लगा के लिख देना, इंपॉर्टेंट आगे लिख देना। बिन्नोटा, दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है उनको बिन्नोटा कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। बिन्नोटा, दुल्हा दुल्हन की जूतियां। दुल्हा दुल्हन की जूतियां, उन्हें क्या कहा जाता है? बिन्नोटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें ना। क्या दुल्हा दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है? बिन्नोटा कहलाती है। और काकण डोरा, उसके बाद में बात करते हैं काकण डोरा। जो काकण डोरा है तो ये वर के, देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले लिखे हेडिंग लगाए काकण डोरा। काकण डोरा ये वर और वधु के पहने जाते हैं। देखिए इसमें वर भी पहनती है काकण डोरा, और वर के भी पहनाया जाता है, वधु के भी पहनाया जाता है, और इसके पैर में भी पहनाया जाता है, हाथ में भी पहनाया जाता है, और इसके भी हाथ और पैर दोनों में पहनाया जाता है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि वर के तो है जो कि दाएं हाथ पैर में पहना जाता है। वर होता है इसके तो दाएं हाथ पैर में पहना जाता है। दाएं हाथ होता है, दाएं इसका पैर होता है। और वधु जो होती है इसके बाएं हाथ में और बाएं पैर में पहनाया जाता है। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में अच्छे से रखनी है। ठीक है, लिखिए काकण डोरा। और उसके अंदर क्या बंदी होती है? कोड़ी वगैरह होती है।
किससे बना होता है? जिसमें सिक्के होते हैं और लोहे की कड़ियाँ होती है, कौड़ियाँ होती हैं, ये सब से है जो कि इन सभी को धागे के माध्यम से बांध करके जो बनाया जाता है, जिसे काकण डोरा कहा जाता है। लिखिए, वर के दाएं पैर हाथ, वर के दाएं हाथ पैर और वधू के बाएं हाथ पैर में बांधे जाने वाला वह धागा। वर के दाएं हाथ पैर व वधू के बाएं हाथ पैर में बांधे जाने वाला धागा जो, या फिर लिख सकते हैं कि जिसमें, जो किससे बना होता है? जिसमें कौड़ियाँ लगी होती है, सिक्के होते हैं, लोहे की कड़ियाँ। लिखिए, जिसमें कौड़ियाँ, कॉमा लगाते रहें, सिक्के, लोहे की कड़ियाँ, लोहे की कड़ियाँ आदि लगी होती है, कड़ियाँ आदि लगी होती है। कड़ियाँ आदि लगी होती है, ठीक है। और काकण डोरा के बाद में लिखते हैं, फटाफट से पहले इसके बारे में लिखें, बान बिठाना या फिर पाट बिठाना, उसके बारे में लिखते हैं। तो बान बिठाना या फिर पाट बिठाना, ये सब आपको पता होगा कि क्या होता है इसके अंदर। लिखिए एक बार, बान बिठाना, हेडिंग लगाए, फिर समझते हैं पाट बिठाना। बान बिठाना या फिर पाट बिठाना, ठीक है। तो जो हल्दी की रस्म की जाती है, यानी विवाह के 2-3 दिन पहले, कई जगह 5 दिन की जो बान बिठाई जाती है, कई जगह 2 दिन की, कई जगह 3 दिन की, वो अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि किसी का बड़ा जो परिवार होता है तो उसमें जो बनोरे देते हैं ना, तो उसी के अनुसार बान बिठाई जाती है। कईयों का परिवार छोटा होता है तो बनोरे कम रहते हैं, तो 2 दिन की, 3 दिन की बान बिठाते हैं, कई जगह 7 दिन की भी बान बिठाते हैं। तो विवाह के 2 या 3 दिन पहले वर और वधू के दोनों जगह बिठाई जाती है, वर के यहाँ भी बिठाई जाती है, वधू के वहाँ भी बिठाई जाती है। तो वधू और वर को अपने अपने घर में बाजोट पर बिठाकर जो कई सारी रस्में की जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं घी रस्म, पिट्ठी रस्म भी, और हल्दी रस्म, तेल चढ़ाने की रस्म कहा जाता है। वधू को तेल चढ़ाने की जो रस्म है, वो बारात, जो हम कह सकते हैं रस्म है, वो बारात जब वधू के घर पहुंचने के बाद की जाती है, जिसे कहा जाता है तिरिया तेल। जब तिरिया तेल चढ़ जाता है, उसके बाद में क्या है कि विवाह होना ही होता है। जब दूल्हा बनके, हम कह सकते हैं वधू के घर जब वो पहुंच जाता है, तब उसका तिरिया तेल किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में विवाह करना ही पड़ता है। तिरिया तेल ये कभी दोबारा नहीं चढ़ाया जाता। तो इसमें लिखे, विवाह के 2-3 दिन पहले, और विवाह के 2-3 दिन पहले वर और वधू के अपने अपने घर बाजोट पर बिठा के, विवाह के 2-3 दिन पहले विवाह के 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले वर और वधू के घर, वर और
वधु के घर, वर और वधु के अपने अपने घर अपने अपने घर क्या किया जाता है, बाजोट पर बैठाकर कई रस्में की जाती है। बाजोट पर बैठाकर कई रस्में की जाती है। कौन सी? जैसे पिठी रस्म है जैसे घी रस्म है, पिठी रस्म है, हल्दी रस्म है और आपके तेल चढ़ाने की रस्म। जैसे हल्दी रस्म है, हल्दी रस्म, घी रस्म, पिठी रस्म, तेल चढ़ाने की रस्म, तेल चढ़ाने की रस्म, ठीक है, ये सब करवाई जाती है। तो लिखी, और फिर एक लाइन इसके अंदर आगे लिख लेते हैं कि जो वधु को है वो तेल चढ़ाने की जो रस्म है वो बारात जब वधु के घर पहुंच जाती है उसके बाद है जो कि तिरिया तेल रस्म है जो कि की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए एक बार फटाफट से। चलो, वधु को तेल चढ़ाने की रस्म लिखते हैं। वधु को तेल चढ़ाने की रस्म, जब बारात वधु को तेल चढ़ाने की रस्म जब बारात वधु के घर पहुंच जाती है, तब तिरिया तेल है जो कि रस्म की जाती है। पहुंच जाती है जिसे तिरिया तेल रस्म कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं तेल चढ़ाने की जो रस्म है वो उसके घर पहुंचने के बाद, घर पहुंचने यानी बारात वधु के घर पहुंचने के बाद की जाती है, के बाद की जाती है। जिसे क्या कहा जाता है, तिरिया तेल रस्म कहा जाता है। तिरिया तेल रस्म कहा जाता है। अब लिखे, फिर पढ़ते हैं चाक पूजन, जगड़ लाना, ये सब पढ़ते हैं। चलिए फटाफट से समझते हैं। चाक पूजन तो आपको पता ही है कहाँ पूजी जाती है, कुमार के घर। चाक पूजन अब समझते हैं। देखिए, बारात रवानगी से पहले वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो कुमार के घर जाके चाक की पूजा करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चाक पूजन कहा जाता है। और फिर उसके बाद में जगड़ लाना आता है, एक रस्म आती है जगड़ लाना। तो इसमें जो चाक पूज करके जो बारात रवानगी से पहले जो महिलाएं कुमार के घर जाके चाक की पूजा करती है, वहां से जब वापस आती है
जब वहाँ से वापस आती है तो आते समय कुम्हार के घर से कुछ मिट्टी के घड़े हैं, जो कि मटके हम कह सकते हैं, उनको उठा करके ले आती हैं और उन मटकों को उन महिलाओं के सिर पर से है, जो कि कौन उतरवाता है, उस घर का जो जवाई होता है वो उतरवाता है, जिसे कहा जाता है जेगड़ लाना। उन्हें क्या कहा जाता है, उन मटकों को जेगड़ कहा जाता है। उनको है जो कि उस घर का जो जमाई होता है वो उसको नीचे उतरवाता है। फिर एक होता है आपके जो रोड़ी पूजन, थेपड़ी पूजन या उकरड़ी पूजन कहते हैं। बारात रवानगी से पहले ही ये भी की जाती है। जो वर होता है, वर के गांव के अंदर जो बना कचरे का जो ढेर होता है, कूड़े कचरे का ढेर जिसे हम उकरड़ी कहते हैं, उसकी जो पूजा की जाती है, जिसे रोड़ी पूजन, उकरड़ी पूजन, थेपड़ी पूजन कहा जाता है। फिर एक काजल रस्म आती है, ये सब आपको पता है वैसे। जो दूल्हे की भौजाई यानी हम कह सकते हैं जो भाभी होती है वो काजल निकालती है उसके आंखों में, और ये रस्म है जो कि की जाती है, जिसे काजल रस्म कहा जाता है। और इस समय जो गीत गाए जाते हैं, काजलिया गीत गाया जाता है, कामण गीत गाया जाता है कि कोई आप पे है जो कि कामण नहीं कर दे, ऐसा करके कुछ गीत गाया जाता है, यानी वर पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत। अब पहले क्या लिखते हैं, चाक पूजन। लिखिए, बारात रवानगी से पहले, बारात रवानगी यानी बारात रवाना होने से पहले, रवानगी से पहले वर पक्ष की महिलाएं, वर पक्ष की महिलाएं क्या करती है, वर पक्ष की महिलाएं, एक मिनट, बारात रवानगी से पहले वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं बारात रवानगी से पहले वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, लिखें, कोई कॉल आ रहा था बार बार, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर चाक की पूजा की जाती है। कुम्हार के घर चाक की पूजा की जाती है, जिसे चाक पूजन कहा जाता है, जिसे चाक पूजन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, चाक पूजन कहा जाता है। उसके बाद में तुरंत आता है जेगड़ लाना। नेक्स्ट पेज में लेते हैं, एक बार लिखे इतना, लिखो, अब लिखे जेगड़ लाना। जेगड़ लाना, ये क्या होता है, चाक पूजा के बाद, चाक पूजा के बाद महिलाएं वापस घर आते समय, वापस घर आते समय क्या करती हैं, कुम्हार के घर से, कुम्हार के घर से कुछ मिट्टी के मटके, कुछ मिट्टी के मटके अपने सर पे उठा लाती है, अपने सिर पर उठा लाती है।
लाती है। उन मटकों को जयगढ़ कहा जाता है। उन मटकों को क्या कहा जाता है? जयगढ़ कहा जाता है। ठीक है। और इन मटकों को कहा जाता है कि घर का जुआई है जो कि नीचे उतरवाता है। लिखिए, इन मटकों को घर का जवाई नीचे उतरवाता है। इन मटकों को घर का जो जवाई होता है वह नीचे उतरवाता है। ऐसा है जो कि किसके अंदर माना जाता है? जयगढ़ लाना जो होता है ये रस्म की जाती है। फिर लिखे रोड़ी पूजन, थेपड़ी पूजन या उकरड़ी पूजन। रोड़ी पूजन फिर पढ़ते हैं। रोड़ी पूजन तो अब लिख करके लिखे थेपड़ी पूजन, थेपड़ी पूजन या फिर लिखते हैं उकरड़ी पूजन। उकरड़ी पूजन ये कब की जाती है? बारात रवानगी से पहले वर पक्ष के द्वारा अपने गांव में बने, लिखते हैं चलो, बारात रवानगी से पहले, बारात रवानगी से पहले, बारात रवानगी से पहले अपने गांव में बने अपने बारात रवानगी से पहले वर के द्वारा, ऐसे लिखे, रवानगी होने से पहले वर के द्वारा अपने गांव में बने, अपने गांव में बने कचरे के ढेर, कचरे के ढेर की पूजा की जाती है, की पूजा की जाती है, जिसे ही उकरड़ी, जिसे उकरड़ी, थेपड़ी और क्या कहा जाता है? रोड़ी पूजन कहा जाता है। रोड़ी पूजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब लिखिए फटाफट से और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में काजल रस्म जो पढ़ते हैं। बारात, काजल रस्म के बाद में बारात रवाना हो जाती है। कोई रस्म वैसे नहीं होती है, मोटा मोटी तौर पे पढ़ते हैं। फटाफट से लिख दीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या तो। चलो लिखते हैं आगे काजल रस्म। फिर आगे लिखे काजल रस्म के अंदर है जो कि ये किसके द्वारा की जाती है? काजल रस्म ठीक है। तो काजल जो रस्म है ये वर की आंखों में जो काजल निकाला जाता है किसके द्वारा? वर की जो दूल्हे की जो भाभी होती है, भौजाई जिसको कहते हैं, उसके द्वारा। यानी लिखिए कि वर की भौजाई या फिर भाभी द्वारा वर की बारात रवाना होने से पहले उनके आंखों में काजल लगाया जाता है, उसे काजल रस्म कहा जाता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वर की
भौजाई या भाभी द्वारा, आप इसकी जगह दूल्हा लिख सकते हैं, द्वारा वर के आंखों में काजल लगाया जाता है। काजल लगाया जाता है, जिसे काजल रस्म कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? काजल रस्म कहा जाता है। और इस समय वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कई सारे जो गीत गाए जाते हैं, इस समय काजलिया गीत और कामण गीत लिखे। इस समय काजलिया गीत, कामण गीत, कोष्टक में लिख दीजिए, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। वाले गीत वर पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। दिख रहा है अच्छे से? ओके। फिर एक रस्म और है, यानी जब बारात घर से रवाना हो जाती हैं और रास्ते में होती है, या फिर कैसे भी आप मान सकते हैं पहुंच जाती है, उसके बाद में घर में कौन बचती है? महिलाएं बचती है। तो वो एक रस्म करती हैं जिसे कहते हैं टूंटिया रस्म। क्या करते हैं? टूंटिया रस्म। यानी बारात के जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा मनोरंजन के लिए एक नाट्य जो किया जाता है, जिसमें वधु जब वर के घर आती हैं तो उसके आने के बाद में विवाह रस्मों का जो मंचन किया जाता है, उसी को टूंटिया रस्म कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए टूंटिया रस्म। और उसके बाद में सामेड़ा, जिसे ठुमावा भी कह सकते हैं, या फिर अगवानी कह सकते हैं, पड़जानी कह सकते हैं। तो ये जो रस्म है वो वधु पक्ष के द्वारा दूल्हे व बारातियों का किया जाने वाला जो स्वागत है, उसके समय ये है जो कि रस्म की जाती है। लिखिए टूंटिया रस्म। टूंटिया रस्म। बारात रवाना होने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? कुछ नाट्य किया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा मनोरंजन के लिए नाट्य किया जाता है। मनोरंजन के लिए नाट्य किया जाता है। और कॉमा लगा के वधु के घर होने वाली
विवाह रस्मों का, विवाह रस्मों का मंचन किया जाता है। मंचन किया जाता है। लिखें फटाफट से। टूंट या रस्म बारात रवाना होने के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक मनोरंजन के तौर पे एक नाटक किया जाता है जिसमें कि भाई वधू के घर किस प्रकार से विवाह जो संपन्न होने वाला है वो ऐसा है कि इसके अंदर मंचन किया जाता है। ठीक है, फिर लिखे शामेला, ठुमावा, आगवानी। लिख दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए आगे लिखते हैं। शामेला, शामेला, ठुमावा, अगवानी, शामिला है, ठुमावा है, अगवानी है और एक पड़जानी भी इसे कहा जाता है। पड़जानी। अब डेस करके इसके अंदर लिखे जो स्वागत किया जाता है बारातियों का, यानी वधु पक्ष के द्वारा दूल्हे व बारातियों का किया जाने वाला स्वागत। वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा दूल्हे व बारातियों का किया जाने वाला स्वागत, किया जाने वाला स्वागत। ठीक है, दूल्हे व बारातियों का किया जाने वाला स्वागत है शामेला। और उसके बाद में लिखे जेवड़ो। क्या लिखेंगे? जेवड़ो। जेवड़ो क्या होता है भाई? जब वर की जो सास होती है, यानी वधू की जो माता, वधू की माता द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने संबंधित जो रस्म की जाती है, जैसे कि उसका जो ओढ़ना होता है, उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे 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 किया जाता है। उससे क्या होता है कि दूल्हे को अपने आंचल में बांधा जाता है, एक रस्म होती है जिसे जेवड़ो कहा जाता है। वधू की माता द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने का, लिख दीजिए इसके अंदर, या फिर सीधा लिख सकते हैं दूल्हे की सास के द्वारा, वधू की माता द्वारा, वधू की माता द्वारा दूल्हे को अपने आंचल से, अपने आंचल से बांधने की रस्म, आंचल से बांधने की रस्म को क्या कहा जाता है? जेवड़ो कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लिखते हैं आगे, एक आती है झेला मेला आरती या फिर झिलमिल आरती जिसे कहते हैं। लिखे झेला मेला आरती या इसे झिलमिल आरती भी कहते हैं। झिलमिल आरती भी कहते हैं। तो डेश लगा के इसके अंदर क्या लिखना है आपको? ये जो आरती होती है इसमें ये कब की जाती है? यानी तोरण पर
जब वधु की माता के द्वारा दूल्हे की जो आरती उतारी जाती है, जिसे कहा जाता है झेला मेला। तोरण पर वधु की माता द्वारा दूल्हे की आरती उतारी जाती है, जिसे ही झेला मेला आरती कहा जाता है। लिखे, तोरण पर वधु की माता द्वारा, या फिर सीधा लिख सकते हैं दूल्हे की सास द्वारा, वधु की माता द्वारा दूल्हे की आरती उतारी जाती है। दूल्हे की आरती उतारी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे झेला मेला कहा जाता है। जिसे झेला मेला कहा जाता है। लिखिए, फिर तोरण मारना, आपको पता है तोरण मारना क्या होता है। तोरण मारना शक्ति प्रदर्शन और विजय का प्रतीक माना जाता है। और राजस्थान के अंदर जो तोरण बाजार, वो कहाँ का प्रसिद्ध, लकड़ी का होता है वैसे तोरण, है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का तोरण है जो कि प्रसिद्ध है। फिर एक जाता है जल्ला गीत, ये कब गाया जाता है? वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो गाती है जब बारात है, जो कि बारात का जो डेरा होता है, जहाँ पे बारात ठहरने का जो स्थान होते हैं, जिसे बारात का डेरा कहा जाता है, वहाँ पे जब वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वहाँ जाके है जो कि बारात देखने के लिए जाती है, बारात का डेरा, और उस समय जो एक गीत गाया जाता है जिसे कहा जाता है जल्ला गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला गीत है जो कि गाया जाता है। और फिर एक आता है सीठने गीत। इसमें जो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत होते हैं? गाली गीत होते हैं। उसमें गालियां देती रहती है महिलाएं और गीत गाती है। स्वागत में गीत है, वैसे कोई उसके अंदर वो नहीं है, वो मनोरंजन के तौर पे गाती है ना। फिर आता है चौमरी, हम कह सकते हैं फेरों के अंदर बैठ जाते तो हथलेवा होता है। फेरों में जो पहले, फेरों से पहले दुल्हन का जब हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, और उस समय है जो कि कौन सी रस्म की जाती है? जिसे हथलेवा रस्म कहा जाता है। ठीक, और फिर फेरे पड़ते हैं जिसमें 4 फेरे होते हैं या फिर 7 जो फेरे होते हैं। उसमें उन फेरों को जो पलेटा या फिर भंवर भी कहा जाता है। कहा जाता है ना कि भंवर के जाल में फंसा दिया जाता है व्यक्ति को, ना, पलेटा। कहां तक पढ़ लिया? झेला मेला आरती है ना, तो तोरण तक तो पहुंच गया दूल्हा। अब क्या करने वाला है? तोरण मारने वाला है। पहले आरती करती, अब तोरण मारने वाला। तो लिख दीजिए तोरण मारना। तोरण मारना शक्ति का प्रदर्शन, तोरण मारना तोरण मारना शक्ति का प्रदर्शन करना। शक्ति का, देखिए जो तोरण मारना होता है, यहाँ का जो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का प्रसिद्ध है तोरण के लिए, शक्ति का प्रदर्शन व विजय का प्रतीक माना जाता है। शक्ति का प्रदर्शन व विजय का प्रतीक माना जाता है। विजय का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है। तोरण के लिए त्रिपोलिया बाजार प्रसिद्ध है। लिखिए, यही लिख दीजिए। तोरण के लिए त्रिपोलिया बाजार कहां पे है? त्रिपोलिया बाजार कहां पे है? जयपुर प्रसिद्ध है। त्रिपोलिया बाजार जयपुर प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? लकड़ी के जो तोरण वहां पे बनते हैं उसके लिए। ठीक है, और अब लिख दीजिए जला गीत और सीठने गीत, दोनों के बारे में लिख लेते हैं। पहले लिखिए जला गीत। जला गीत यानी है जो कि आपके
वधु पक्ष के वहां है जो कि गाया जाता है। बारात का डेरा जब देखने जाती है तब लिख दीजिए जला गीत। जला गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जब बारात का डेरा देखने जाती है, वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है, तब जला गीत गाती है। जला गीत गाती है। अब वैसे आप लिख सकते हैं डेरा, बारात का डेरा क्या होता है, यानी बारात के ठहरने का स्थान। क्या होता है? बारात के ठहरने का स्थान। बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? बारात का डेरा कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद में लिख दीजिए सीठने गीत। जला गीत के बाद में लिखे सीठने गीत। सीठने गीत ये गाली गीत है भाई। कैसे गीत है? ये गाली गीत है। यानी लिख दीजिए कि वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के स्वागत में गाए जाने वाले गाली गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के स्वागत में गाए जाने वाले गाली गीत। स्वागत में गाए जाने वाले गाली गीत। ठीक है। स्वागत में गाए जाने वाले गाली गीत। किसके स्वागत में? बारातियों के स्वागत में गाए जाने वाले गाली गीत जो होते हैं। ठीक है। अब एक दो और लिख दीजिए। हथड़ेवा जो होता है, लिखिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। हथड़ेवा क्या होता है? आगे लिखते हैं हथलेवा, यानी फेरों से पहले, लिखिए इसके अंदर डेफिनेशन लिखें। फेरों से पहले वर का हाथ हम कह सकते हैं, या फिर दूल्हा दुल्हन के जो हाथ होते हैं वो आपस में उसका है जो कि क्या कर दिया जाता है, गठ जोड़ा जो बांधा जाता है। फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देना। फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देना। दूल्हे के हाथ में देना क्या कहलाता है? हथलेवा कहलाता है। फिर एक और लिखते हैं इसी के अंदर, फेरे क्या होते भाई? फेरे यानी अग्नि को साक्षी मान करके 4 या फिर 7 जो फेरे लिए जाते हैं, उसके बार बार जो 7 में हाथ पकड़ के जो घुमा जाता है, हम कह सकते हैं उनको जो कि पलेटा या फिर भंवर भी कहा जाता है। फेरे लिखे इसके अंदर। फेरे यानी अग्नि को साक्षी मानकर साक्षी मानकर 4 या फिर 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसे पलेटो
या और क्या कहा जाता है, भंवर भी कहा जाता है, जिसे प्लेटो या भंवर भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? तो आज की हमारी जो क्लास का वो टाइम में पूरा हो चुका है, तो बाकी इससे आगे है जो कल के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे अन्य टीचर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लास का समय हो गया। तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।